अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का भी, और जनाब अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से भी कहीं ना कहीं जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी कर रहे होंगे। तो आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नया हफ्ता है, नया दिन है, नया सूरज की किरणें जो हम देख पा रहे हैं, तो उसी की मुनासबत से आज हमने बात करनी है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है ये मौजू, मगर हम ये समझ कर कि इसकी कोई अहमियत नहीं है ना, इस पर गौर नहीं करते हैं। कुदरत बहुत खूबसूरत है और इसमें हर एक चीज़ एक मुकम्मल डिज़ाइन में मौजूद है और इसका मुशाहिदा करना इंसान पर बहुत बड़ा असर रखता है। हर शख्स उसे अपने ज़ाविये से देखता है और यही वजह है कि इसका राज हर इंसान पर एक अलग ही अंदाज में खुलता है और हर शख्स पर कुदरत अलग तरह से अपना असर डालती है। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि क्या कभी आपने सुबह उठकर परिंदों की चहचहाहट सुनी है या दरख्तों की सरसराहट महसूस की है? कभी आराम सुकून से सूरज को गरूब होते हुए देखा है कि वो मंज़र कितना खूबसूरत नज़र आता है? ये सब मनाज़र कुदरत का शाहकार है और हमें सुकून देते हैं कहीं ना कहीं, मगर सिर्फ उन्हें जो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बड़ी नामुमकिन सी बात भी होती है कि कोई कैसे ये सब रोज़ाना महसूस कर सकता है, फ़ील कर सकता है। मसरूफ़ ज़िंदगी का असर इतना गहरा है कि हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है, मगर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ही आसान है। एक बार आप ये सीख जाएं कि ख़ुद को रोकना कैसे है और कुदरत के साथ खामोश कैसे होना है, ये सारी चीज़ें आपसे ख़ुद बातें करने लगेंगी। और ये सच है कि आप कुदरत की इस खामोशी से सीखेंगे। इस सन्नाटे में वो बातें छिपी हैं जो ज़िंदगी की किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। इंसान महज रोज़ाना के उस गौर व फ़िक्र से कई असबाक निकाल सकता है। अगर हम ज़रा सी गहरी बात करें तो हमें समझ आएगी कि जनाब कुदरत हमें सब्र सिखाती है। तो इसलिए कुदरत के साथ जितना इन्वॉल्व हो सकते हैं अपने आप को करें। कुदरत के मनाज़र, खूबसूरत मनाज़र देखें। अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए बनाए हैं ताकि हम इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। पतंगबाज़ी का खूनी खेल जो है वो कब से चलता आ रहा है। हम देखते हैं कि पुलिस भी इसके हवाले से इक़दामात वक्तन फ़वक्तन उठाती रहती है, कार्रवाइयाँ भी करती है, लेकिन उसके बग़ैर या उसके साथ भी हम देखते हैं कि ये जो खूनी खेल है ये रुक नहीं पा रहा। क्या वजह है इसकी कि आए रोज़ हमें पता चलता है कि जनाब आज किसी बंदे का जो है गला कट गया, कोई ज़ख्मी हो गया, किसी की जान चली गई सिर्फ इस पतंगबाज़ी की वजह से, इस खूनी खेल की वजह से। तो इस पर बात कर लेते हैं कि ये जो मामला है ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर लूप होल्स हैं। तो मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर, पतंगबाज़ी का ये मामला ख़त्म नहीं हो चुका था, ये दोबारा से सर उठा लेता है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि पतंगबाजी के हवाले से पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन तो किए जाते हैं, मुलजमान को भी पकड़ा जाता है। असल में सबसे अहम बात यह है कि जो असल पतंगबाज हैं वो नहीं पकड़े जाते। अच्छा। जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो नहीं रुक रही। आम जो है वो मासूम लोगों को पकड़ लिया जाता है, मासूम जो है वो शहरियों को पकड़ लिया जाता है जिनका पतंगबाजी से कोई तल्लुक नहीं होता। पहली तो सबसे अहम बात यह है। सेकंड ये है कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह पकड़ते हैं पतंगबाजी की, जहाँ पे पतंगे बन रही होती हैं, अब वो तो बहुत कम हो गई हैं। सबसे अहम जो काम हो रहा है वो ऑनलाइन पतंगे का हो रहा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास जो है वो कोई ऐसा आला नहीं है कि उनको वो पकड़ सकें। उसके लिए जो है वो पुलिस को नए सिरे से काम करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन पतंगे जो हैं वो किस तरह काम करती हैं, आप देखिए पतंगे बन रही हैं ननकाना में, लाहौर में, वो रात के वक्त सप्लाई होती हैं और जो बड़ा सामान आता है, गुड्स आता है ट्रकों में, वहाँ पे वो सप्लाई होती हैं। और पतंगे बन रही हैं शेखुपुरा में, कसूर में, लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बनती हैं, लाहौर में जो है वो सप्लाई होती हैं। और कल के मैं वाक़या बताऊंगा, कल में शादरा के इलाके में एक शख्स जो है वो पतंग की डोर फिर की, पुलिस उस वाक़े की तरदीद करती रही। किस तरह का कोई वाक़या ये जो वाक़या पेश आया है शादरा टाउन के इलाके में, इससे भी पुलिस ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो नया वाक़या है कि नहीं, ये पुराना वाक़या है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल इनकारी है पुलिस तो इस हवाले से?
बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई पतंग की डोर फिरती है तो एसएचओ की कोशिश होती है कि इस वाक्य को या तो वो ये वाक्य साबित ना हो, सेकंड या फिर इसको पुराना करार दे दिया जाए, बजाय कि क्योंकि पतंगबाजी पे बड़ा सख्त एक्शन है, सीएम इस पे जो है एक्शन लेती है, आईजी एक्शन लेता है और फौरी एसएचओ को सस्पेंड किया जाता है। तो इस हवाले से एसएचओ की कोशिश होती है कि वो फौरी तौर पर जिस शख्स को पतंग की डोर फिरी अगर मामूली है तो उसको मैं कवर करूं और उसको जो है वो एफआईआर ना करवाए, कि कोई कानूनी कार्रवाई ना करवाए, मदई भी जो है वो सामने ना आए। इस वाक़े पर भी जो है वो उसको पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की गई है। ये पहला वाक़या नहीं है लाहौर में जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी मुतअद्दिद ऐसे वाक़े आए हैं जब पतंग की डोर जो है वो किसी भी अगर शहरी को फिरी है तो फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पे। अच्छा मुदस्सिर, एक और स्टोरी पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डिटेल्स लेना चाहूँगी। चालान किए जा रहे हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन चालान ज़रूर करें जो खिलाफ वर्जी कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। हम भी चाहते हैं कि उसका चालान हो ताकि आइंदा से वो इस तरह की हरकत ना करे, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से गलत चालान काटे जा रहे हैं। कार सवार को हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपया जुर्माना कर दिया गया है। ये मामला क्या है और सेफ सिटी कर क्या रही है? कैमरास ख़राब हैं, कितने ख़राब है, कितने सही हैं, और इस तरह गलत चालानिंग क्यों की जा रही है? अच्छा, सबसे पहले मैं अमरीका कैमरों की बात करूं तो कैमरे की तरफ से, लाहौर पुलिस की तरफ से, सेफ सिटी की तरफ से और आईजी ऑफिस की तरफ से ये दावे किए गए थे कि अब ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए अभी भी जो है वो 2.5 के करीब जो है वो कैमरे जो है वो खराब हैं। अभी भी जब सेफ सिटी अकाउंट से बात हुई तो उनको कहना है कि बदतरीज कैमरे को ठीक करने का जो अमल है वो जारी है। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि ये जो चलान किए जा रहे हैं, जो बैठकर चलान कर रहे हैं, उनको जो है वो टीम जो है वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है। वो जिसको दिल चाहता है उसका चलान कर देती है। कि अब देखें कि हैरानकुन बात है कि एक शख्स गाड़ी में जा रहा है, उसको मोटरसाइकिल का चलान भेज दिया। ये पहली दफा इस तरह की मिस्टेक नहीं है, इस तरह पहले भी इस तरह की जो है वो गलतियां सामने लोगों ने कोई नई अमेंडमेंट तो नहीं की है कि अगर गाड़ी भी आपने चलानी है तो आपने हेलमेट पहन कर चलानी है? बिल्कुल ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, ये उनकी मिस्टेक है और ये पहली मिस्टेक नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की मिस्टेक सामने आ चुकी हैं। लेकिन बात यह है कि जो इस तरह के चलान भेज रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कोई महकमाना कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही अभी तक अफगान की तरफ से, और वजाहती कोई बयान भी जो है वो तर्जमान की तरफ से नहीं जारी किया गया कि इस तरह के चलान जो है वो क्यों भेजे जा रहे हैं और उसकी क्या वजूहत हैं। पहले भी इस तरह हुआ है कि मोटरसाइकिल वालों को गाड़ी के चलान जो है वो भेज दिए गए हैं और गाड़ी को वाले को मोटरसाइकिल के चलान जो भेज दिए गए हैं, और जो तस्वीर जो पिक्स लगाई गई हैं कि आपकी वायलेशन ये है वो भी फेक होती है, गलत होती है। तो शहरी को समझ नहीं आती। अगर ये इस तरह के मामलात होंगे, सेफ सिटी अमले की तरफ से गलत चालानिंग की जाएगी, चालान भेजे जाएंगे लोगों के घरों में, तो इनको कौन चेक करेगा? कौन सा इदारा है जिसके अंडर ये आते हैं और वो इनको चेक करे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है और ये सही में चालान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसमें जो एमडी सेफ सिटी है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सीईओ जो है वो सेफ सिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नीचे उनका जो अमला बैठा हुआ है उसको चेक करें कि वो काम ठीक कर रहे हैं कि ये नहीं ठीक कर रहे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करें। जो टेक्निकल अमला जो तस्वीरें लेकर, जो मोबाइल की जो है वो तस्वीरें लेकर जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनाब आप क्या देख रहे हैं और किस तरह चालान कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से गौर व फिक्र के साथ और एक्टिव रहकर इस तरह के मामलात करने चाहिए। मुदस्सिर, एक और स्टोरी है जो आपसे मैंने पूछनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा की हॉस्टल में मुबैना खुदकुशी सामने आई है। लाश मिली है उसके कमरे में पंखे से लटकी हुई। इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मज़ीद डिटेल सामने आई हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता शब जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ये लड़की जो है वो सियालकोट की रहायशी थी, उम्मे हबीबा। उसने जो है वो अपने कमरे में 74 नंबर उसका कमरा था, उसमें जो है वो गले में फंदा डालकर पंखे से लटक कर जो है वो खुदकुशी की थी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश में जो बात सामने आई है उसमें यही है कि वो किसी लड़के से उसकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी और मोहब्बत में नाकामी पर जो है वो उसने खुदकुशी की है। तो हम इस हवाले से लड़की का जो मोबाइल था वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर। वो जो लड़की है उम्मे हबीबा, उसकी बहन भी उसके साथ रहती थी। तो उसके बयान पर, इब्तदाई बयान पर पुलिस का ये कहना है कि उसने इब्तदाई ये बयान दिए हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, कई रोज से परेशान थी, अपने कमरे में जो है वो अकेली बैठी रहती थी और सिर्फ एक वक्त का जो है वो खाना खा रही थी। खाना भी खाने के लिए मेस हॉल में भी जो है वो बहुत कम जाती थी। और इस हवाले से जो है वो उसकी बहन का ये कहना है कि मैंने कई दफ़ा उसको इन चीज़ों से निकलने की भी जो है के लिए समझाया भी, हिदायत भी की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन
उसकी बहन का ये कहना था कि मुझे इस हद तक नहीं पता था कि ये खुदकुशी जो है वो कर जाएगी। तमाम इस वाले से अपनी से कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, मुख्तलिफ पहलों पर मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया और उस लड़के को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा जिसकी वजह से जो है वो उसने बिल्कुल जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर ये ख़ुदकुशी का वाक़या पेश आया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसके हवाले से अपडेट भी दे रहे थे। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे, सियालकोट की रिहायशी थी और इसीलिए ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं ये चलाई जाती हैं। हम भी उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट से, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से कि आप जिस पे भी भरोसा कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर भरोसा करें। इसी तरह आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर बहुत शुक्रिया। और जनाब अब कुछ मैदे के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारा जो मैदा है ना उसमें तेज़ाबियत एक ऐसा आम मसला है जिसका सामना मुतअद्दिद अफराद को करना पड़ता है। सीने में जलन, बदहज़मी, पेट फूलने और मतली जैसे जो एहसासात हैं ना उनका सामना मैदे में तेज़ाबियत के बायस होता है। अब तेज़ाबियत या फिर जिसको एसिडिटी कहा जाता है ये निज़ाम हाज़मा के चंद बड़े मसाइल में से एक मसला है जो बज़ाहिर तो हमें बड़ा मामूली सा मसला लगता है, मगर जिस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है ना उसके लिए ये तजुर्बा इंतहाई नाखुशगवार साबित होता है। मैदे के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसमें तेज़ाबियत की इजाफ़ी पैदावार इस मसले का बायस बनती है। अब जिसके नतीजे में उनके सीने में जलन होती है, मैदे में अल्सर बन जाते हैं या मैदे में वर्म जैसी तकालीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं कि मैदे में तेज़ाबियत या फिर सीने की जलन से हम किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों को खाना जल्दी हज़म भी नहीं होता है तो इसकी क्या वजूहात है। हमारा लाइफस्टाइल कह लें कि पूरा अगर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा रहेगा तो उस वजह से हमारे मैदे के प्रॉब्लम्स किस तरह बढ़ते जाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल हमने किस तरह रखना है इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब तेज़ाबियत, सीने में जलन, एसिडिटी का प्रॉब्लम, लोग कहते हैं जी हमारा खाना यहाँ पे फंस जाता है, गले से नीचे नहीं जाता है, ये सारे मामलात आजकल लोगों के साथ हो रहे हैं। ये क्या वजह है? मैदे के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा क्यों एग्रीवेट करते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में? देखिए, जिसका आपने बड़ी खूबसूरती से अहाता किया है कि बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस बहुत सारी बीमारियों की एक वजह है। अच्छा। और उनमें से एक मैदे की तेज़ाबियत का बढ़ता हुआ रुझान भी है। हमारे लोग ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा मुरगन चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं और गलत टाइमिंग पे खा रहे हैं। अब अगर किसी को तेज़ाबियत का मसला हो गया है, अब वो किसी डॉक्टर से बात नहीं कर सकता, रात का वक्त है या उसके पास टाइम नहीं है, वो बाहर डॉक्टर से भी रुजू नहीं कर सकता, तो घर में ऐसी क्या रेमेडीज़ वो कर सकते हैं जिसके थ्रू उनकी तेज़ाबियत का मामला जो है वो हल हो जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि खाना खाती फ़ौरन लेटे नहीं। ख़ासतौर पर रात की आपने बात की तो रात का खाना कम से कम सोने से 2 घंटे पहले होना चाहिए। ओके। खाने के साथ लिक्विड इंटेक कम से कम होना चाहिए, पानी की सूरत में, चाय की सूरत में, जो भी आप पीना चाहते हैं खाने के साथ कम पिएं। तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची करके रखें। अच्छा। और उसके लिए पाँव चारपाई के पाए के नीचे या पलंग के नीचे या तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची थोड़ी सी होनी चाहिए, उसको ऊंचा करने का बंदोबस्त होना चाहिए। इसके अलावा एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं, नमाज खाली पेट पड़े, तो ये तो वो लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसके लिए कोई दवाई नहीं है। ये तो ये है कि जिसको एक दफ़ा तेज़ाबियत का अमल हो जाता है उसको हम ये गाइड करते हैं। उसके बाद फिर भी जो मामला ख़राब हो रहे हैं तो उसके बाद फिर वो वाइट कलर के सिरप्स होते हैं जिनको एंटीसिड्स कहते हैं, फौरी रिलीफ के लिए वो हैं, बहुत सेफ़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है और सेफली लिए जा सकते हैं मिडल ऑफ द नाइट। उसके बावजूद बार बार हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है, तो फिर उसके वजह को ढूंढने की ज़रूरत है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिस तरह तेज़ाबियत के अमल का बढ़ना एक मैदे का जरासीम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, उसकी वजह से हो रहा होता है। बात सूरतों में खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक गेट लगा होता है, उसको वो गेट जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, जिससे खाना 2 वे ट्रैफिक के तौर पे ऊपर नीचे आ रहा होता है। इसके साथ फिर मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से पेट पे आई चर्बी की वजह से बाजू का तेज़ाबियत आ रही होती है, ख़ास तौर पे रात को।
तो ये सारी फिर उसकी वजह ढूंढ के उसका इलाज करने की ज़रूरत है। इलाज करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि अगर आपको जलन हो रही है, ये तेज़ाबियत हो रही है, तो एक साशे मिलता है, गोली मिलती है, मैं नाम नहीं ले सकती, आपको भी पता है कि लोग बहुत उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत से लोग तो उसको जेब में भी लेके फिर रहे होते हैं कि अच्छा हमें बाहर कहीं ऐसा मामला हो गया तो हम वहाँ पे ही पानी में घोलेंगे और उसको पी लेंगे। तो ये मामला करना या इस तरह कोई अद्वियात खाना साशे की सूरत में या गोली की सूरत में, ये ठीक है? ये देखें, ये कभी कभार करने में तो कोई हर्ज नहीं है। आपको एक जिससे दफ़ा इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है। उसी में से सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो ये है कि वो वाइट सिरप जो एंटीसिड्स हैं वो सेफ़ हैं, वो ले सकते हैं। वो सेफ हैं। जिसकी अच्छा। आप बात कर रहे हैं साशेज़ की, वो भी एक दवाई की किस्म है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। और हर दवाई याद रखें कि वो एक केमिकल है और उसको हम जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं, लंबे अरसे तक लेके जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमें उसकी उसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए, और किसी एक्सपर्ट के बगैर ख़ुद से नहीं लेते रहना चाहिए। मतलब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम पेन किलर्स लिख के देते हैं, किसी को सर दर्द हो रही है 2 दिन के लिए, तो अगर वो 2 साल तक लेता रहेगा तो उसके नतीजे में उसके मैदा भी ख़राब होगा, गुर्दे भी ख़राब होंगे। इसी तरह से लंबे अरसे तक अनसुपरवाइज कोई भी मेडिकेशन हो वो कभी भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कि ओवर द काउंटर आप कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो विद परमिशन आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। उनमें से एक ये सैशेज भी हैं। अगर किसी को हमें पता है कि ये जलन है और उसकी नौइयत ऐसी है, तो हम उसे हफ्ते में या 10 दिन बाद एक वो सैशे ले लेता है इस तरह और का। जो रोज़ खा रहे तो होते हैं, रोज़ और दिन में कई दफ़ा, हाँ, वो वो गलत है। नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रांडिंग उसकी इस तरह की जा रही होती है और कि इसका कोई नुकसान नहीं है, आप खा सकते हैं जब भी आपको जलन हो, तो लोग उसके थ्रू भी इस चीज़ का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए, इसको मास्क करने को हम इस सारे सिम्टम्स को मास्क करना कहते हैं। जब ठीक बस है। की रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे तो हम शाखें काट रहे हैं, जड़ वहीं पे है दरख्त की। तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है कि मसला है क्या। अगर कोई वजह ओवर ईटिंग है, वजह ज़्यादा वज़न का होना है या मैदे का जरासीम है, तो उसको ख़त्म तो करना। वो उसको ख़त्म करना है, रूट कॉज की तरफ हम लोगों ने जाना है। टेम्परेरीली जो हमें सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं उनकी तरफ नहीं जाना। अच्छा, बहुत से लोगों को डॉक्टर साहब खट्टे डिकार का मामला, खाना हज़म नहीं होता, या जिस तरह लोग कहते हैं जी हम कई घंटे खाना खाने के बाद भी हमें महसूस होता है कि हमारे हलक में खाना अभी भी मौजूद है, तो इसकी क्या वजह है? क्या बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं या कोई और वजह होती है? देखिए, दोनों ही वजूहत हो सकती हैं। मतलब एक गले में जिसको हम कहते हैं कि खाना, ग़िज़ा, खट्टा पानी गले की तरफ वापस आना, हाँ। इसको रीगजिटेशन कहते हैं। और ये हार्ट बर्न या रीगजिटेशन या गर्ड इसका टेक्निकल वर्ड है। ओके। अराउंड 25% पॉपुलेशन को ये मसला है। ये मसला है खट्टे डिकार और ये वाला। हर ओके। मतलब 4 में से एक ठीक, बंदे को इस ठीक तरह है। का, बंदे को या बंदी को इस तरह का एक मसला। तो ये एक कॉमन कंडीशन है और इसकी वजह भी वही है, ओवर ईटिंग, वज़न का ज़्यादा होना, और इसके अलावा मैदे और ख़ुराक की नाली के दरमियान जो गेट है उसका सही तरीके से काम ना करना। अच्छा। दूसरी वजह जो आपने बहुत पॉइंट आउट की कि गले में इस तरह एहसास होता है, तो ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक क्लू होता है कि इस बंदे को, जिसको दरमियान में कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ गले में लगता है, तो उसको ऐसा ये एंजाइटी रिलेटेड होता है। ओह। इसको कहते हैं ग्लोबस फीलिंग। तो ओके। इसमें ये होता है कि कुछ गले में अटक गया, लेकिन ना मैदे में कोई मसला है, ना पेट में कोई मसला है। तो ये बेसिकली किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आम तौर पे हो रहा होता है। और बहुत सारी हॉस्पिटल्स में हम देख रहे होते हैं कि नौजवान बच्चे और बच्चियां इस तरह आई होती हैं कि हमारे गले में कुछ अटक गया और वो फीलिंग होती है। तो एंजाइटी की दवाई देने से वो आम तौर पे वो ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें हर दफ़ा वो नहीं होती। मतलब अगर यही जलन, गले की तकलीफ़ जो है, सीने की जलन 50 साल के बाद किसी स्मोकर में हो रही हो या 50 साल के बाद किसी 20 बंदे में हो रही हो, तो सबसे पहले मैदे की तकलीफ़ से पहले हम देखेंगे उसको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्ट की प्रॉब्लम भी सीने में इसी तरह की तकलीफ़ का बायस बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म नहीं है कि हर बंदे के लिए वही रेसिपी है। तो यही देखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक्सपर्ट ओपिनियन और प्रोफेशनल एडवाइस बहुत ज़रूरी है अगर चीज़ें बार बार हो रही हों।
अच्छा ठीक है, तो रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये गर्ड का प्रॉब्लम, जिस तरह आपने कहा कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि पाई जाती है लोगों में, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो दवाइयों के अलावा हम घर में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे इसका इलाज कर सकते हैं? मतलब बहुत से लोग कहते हैं जी कहवा पी लें, बहुत से लोग कहते हैं जी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लें, आपका हज़म खाना हो जाएगा जल्दी। तो घर में इंग्रेडिएंट्स ऐसे कौन से हैं जिनसे इसकी जो सोल्यूशन निकाला जा सकता है? देखिए, घर में इंग्रेडिएंट तो एक ही है और वो है फिज़िकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा चलें फिरें तो उससे खाना हज़म हो जाएगा। दूसरा ये है कि कहवा पीने से टेम्परेरीली रिलीफ आ जाता है, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं ठीक है। लेकिन ये मुस्तकिल वही अर्ज़ है कि ये मुस्तकिल चीज़ें नहीं हैं। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि तेज़ मिर्च मसाले से इज्तनाब करें, खाना खाते फ़ौरन लेटे नहीं, झुके नहीं, बहुत पेट भर के खाना ना खाएं और थोड़ी सी जगह रखें पेट में। ये ना हो कि खाना गले की तरफ भर लेंगे तो चाहे जो भी कोई खाना होगा वो प्रॉब्लम ही करेगा। अच्छा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाने के बहुत मुरगन खाने, बहुत तले हुए खाने, ऐसे खाने जिसमें कंटेंट ऑफ फैट ज़्यादा होता है, उसको डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, मैदे में वो ज़्यादा देर तक रुकते हैं, तो वो उसमें वापस आने का, तेज़ाबियत पैदा करने का रुझान भी उनके साथ ज़्यादा होता है जी। ठीक फिर है। स्मोकिंग है, बाज़ लोगों को स्मोकिंग के साथ इसका ताल्लुक है, अल्कोहल के हाँ। साथ है, पेन किलर्स का है, तो ये सारा एक कॉम्बो है जिसमें बाज़ औक़ात चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होकर और प्रॉब्लम दूसरा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग फक्की भी खा रहे होते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, नाना दादा, ये लोग, इन लोगों ने अपने तकिए के साथ रखी भी होती है फक्कियों की डब्बी कि जी जैसे ही हाजमे का कोई प्रॉब्लम हुआ फक्की खा लें। तो ये खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? नहीं, देखें, फक्की का इंग्रेडिएंट पे मुनसर है ना कि अच्छा। अगर उसके अंदर क्या डाला हुआ है, वो बाज़ औक़ात उन्हें भी नहीं पता होता कि और उसमें क्या क्या है। बनाने वाले को भी नहीं पता जी। और हमें भी नहीं पता होता। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका इंग्रेडिएंट हमें नहीं पता। अगर उसमें हर्बल भी है तो देखें, अगर उसमें जिंजर है फ़र्ज़ कर लें या कोई और चीज़ है, तो उसका कोई ना कोई केमिकल इफ़ेक्ट पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या डाला हुआ है, तो उसके बाद ही उसके बारे में। लेकिन उर्फ़ी आम में जिसे फक्की कहा जाता है उसको डिस्करेज करना चाहिए। अच्छा, वो नहीं खानी चाहिए, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जनाब तसाबियत क्यों जो प्रॉब्लम है क्यों बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, खट्टे डिकार का आना जिसको गर्ड का प्रॉब्लम कहा जाता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, घर में आप किस तरह की रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, आप कुछ हेल्दी ईटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो स्टमक को भी ख़राब ना करे। और कहा जाता है कि जनाब घर वालों से दूर रहकर अपना ख्याल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसमें क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होती है, डिस्टर्ब होती है। जो लोग ख़ास तौर पर हॉस्टल में रहते हैं, लड़के लड़कियां दोनों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर उनके पास कोई मौजूद नहीं होता जो उनका ख्याल रखे, जो उनको खाना बना कर दे, मज़े मज़े के खाने और घर के खाने बना के दे। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन होता है जनाब, या तो उन्होंने बाहर से मंगवाना है, जो ड्राइव थ्रू कर लेना है, जो है ढाबों से खाना है, या किसी होटल से कोई खाना मंगवा के खा लेना है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है उनके स्टमक की ही प्रॉब्लम आती है। तो हमने आज बात करनी है कि वो किस तरह की डाइट ले सकते हैं जो कि जनाब उनकी सेहत भी ख़राब ना करे और उनकी जेब पर भी भारी ना पड़े। तो ऐसी आज हमने टिप्स लेनी है अपनी गेस्ट से कि वो कौन कौन सी स्नैकिंग में चीज़ें खा सकते हैं, अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें जो है इंडल्ज कर सकते हैं और उसमें इन्वॉल्व रहकर अपने मिनरल्स, विटामिन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए अमारा मुजाहिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमारा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। हमारा अपनी सेहत का ख्याल रखना तो हमारे लिए ज़रूरी भी है, और अकेले के मुश्किल भी कहीं हो जाता है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि हॉस्टलाइट्स होते हैं। तो क्या करें उनके लिए, किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं? बिकॉज़ ख़ुद वो पका नहीं सकते क्योंकि कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, फिर काम भी करना है, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने जाना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ख़ुद कुक कर सके, जिसमें हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखा जा सकता है। तो बाहर से उन्होंने लेकर आनी है चीज़ें, खाना भी बाहर से खा
जाना है, तो किस तरह के ऑप्शंस उनके पास मौजूद होने चाहिए? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अवेयरनेस की। एक जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट होता है, मेरे ख़्याल से वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए ग़िज़ा में स्पेशली क्या चीज़ ज़रूरी है। अब हम लोगों को नहीं पता होता कि हमने क्या खाना पीना है, किस मकदार में खाना पीना है। हम अपनी जो फूड चॉइसेस हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे या हॉस्टलाइट्स, वो डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या हाँ। है उनके जी, लिए, जी। सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली क्या चीज़ है। और पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस चीज़ पे कि दोस्त क्या खा रहे हैं, सारे कैफ़े में सब इकट्ठे हैं तो जो सब खा रहे हैं वो खा लिया। तो जब लेकिन कभी कभार ठीक होता है, लेकिन जब ये चीज़ आपका लाइफस्टाइल बन जाती है ना, तो फिर मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। अगर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का ज़्यादातर जो होता है वो मेस ही होता है, यूनिवर्सिटी में मेस से खाते हैं या बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह से खा लेंगे। वो लोग बल्क में बनाते हैं चीज़ें, वो लोग क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रखते हैं कि उनके पास मेरे ख़्याल से मैनेज नहीं कर पाते होंगे कि वो उसमें न्यूट्रिएंट्स का और हर चीज़ का ख्याल रखें। ऑयल वो किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता, और वो टेस्ट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो वो मिर्च मसाले की भी मकदार ज़्यादा ज़्यादा रखते रखते हैं कि वो कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ठीक है। एक दिन आपका स्टमक बर्दाश्त कर लेगा, दूसरे दिन कर लेगा, तीसरे दिन कर लेगा, लेकिन जब ये आप पूरा सेमेस्टर, पूरा 2 सेमेस्टर साल यही रखेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है इश्यूज़ होंगे। और स्पेशली इन डाइट्स में ना फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अच्छा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की क्या लाइफ होगी। सुबह 8 बजे क्लास है, नाश्ता करने का हमारे पास टाइम नहीं है, एक चाय का कप बनाया, साथ 2 बिस्किट खा लिए, ठीक है। उसके बाद 12 बजे हमने कैंटीन से समोसा ले लिया या कोई फ्राइज वगैरह खा ली, सही है। सही है। उसके बाद हमने दोबारा चाय पी ली, उसके बाद हमने बिरयानी की प्लेट बाहर से लेके खा हाँ, शवारमा खा लिया, बर्गर खा लिया, जो कैफे में हमारे मिलते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। फिर आप हॉस्टल से वापस घर आते हुए जो आपको जो भी मिला रास्ते में आपको मिला, आपने पैक करा, आप चले गए, खा लिया। अब यहाँ पे आप माइंडफुल ईटिंग कर ही नहीं रहे, यहाँ पे आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं। आप ले भी एम्प्टी कैलोरीज रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं और है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो जो मैंने शुरू में बात की कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, एक बच्चे को पता होना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहती कि हमारी गलती है, थोड़ी सी हमारे माशरे में गलती है कि हम न्यूट्रिशन को इतना सीरियस नहीं लेते। अच्छा। एक इंसान को पता होना चाहिए कि कार्ब्स क्या हैं, प्रोटीन क्या है। अब बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, हैक्टिक रूटीन होती है, बाहर से खा लिया या जंक फूड ऑर्डर कर लिया ख़ास तौर पर, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका वो शिकार हो सकते हैं ये सारी रूटीन के साथ? अच्छा, जो सबसे पहले इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ इससे है वो आपका स्टमक ही है, जैसे आपने भी मेंशन किया। जो सबसे कॉमन चीज़ मैं भी देख रही होती हूँ पेशेंट्स में, स्पेशली वो जो यंग पेशेंट्स हैं, हॉस्टलाइट्स वगैरह या जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, वो एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ होता है जिसको हम गर्ड कहते हैं, कि इस तरह महसूस होना कि खाना वापस आपके मुंह की तरफ आ रहा है, सीने में जलन, हार्ट बर्न वगैरह, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता उनसे सही से। उसकी वजह भी हमने पहले सारी डिस्कस की कि क्या है कि वो बहुत बाहर का खा रहे होते हैं और अनहेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशली हेपेटाइटिस ए, जो कि फूड कंटामिनेशन या गंदे पानी के इस्तेमाल से जो है वो ज़्यादा फैलता है, इस तरह के भी केसेस होते हैं। अब इस केस में उन बच्चों का भी कसूर नहीं होता क्योंकि वो खुद तो बना नहीं रहे होते हैं, बिल्कुल। जो बनाने वाले होते हैं वो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। मतलब कोई इस तरह की रेगुलेशन नहीं है कि मैसेज में जाके चेक किया जाए कि वो हाथ धोते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, वो कैप पहनते हैं खाना बनाते हुए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं वो अक्सर स्ट्रेस से लिंक भी होता है, स्पेशली लड़कियों में पीसीओएस का मसला जो है वो प्रेवलेंट हो जाता है। पीसीओएस एक है तो सही हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की जो असली वजह होती है वो आपकी ख़राब रूटीन, आपका ख़राब लाइफस्टाइल, इसमें डाइट भी है, इसमें आपकी वेट मैनेजमेंट भी है, इसकी आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो आईबीएस भी हो जाता है अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, कि आपको
ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या क्रैम्प्स वगैरह फेस करने पड़ रहे होते हैं, आपसे सब कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता और आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि आपको हो क्या रहा है। तो ये सारा आपका लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन से रिलेट करता है। तो दूसरा मुझे बताइए फिर, जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कौन कौन से सीड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन आवर डेली लाइफ? बेसल सीड्स हैं जिसको हम लोग आम ज़बान में तुख मलंगा और बलंगू वगैरह भी कहते हैं नेटिव लैंग्वेज में। लोग इसको अक्सर गर्मियों में शरबत वगैरह उनमें डाल के पीते हैं, काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है। इसके अलावा चिया सीड्स हैं, इसके अलावा आप समझ लें अलसी के बीज जिनको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं वो हैं। ये ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले हैं। सनफ्लावर सीड्स भी हैं, सीड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अलसी का जो आपने कहा है कि अलसी के बीज बड़े अच्छे होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं? फाइबर तो सबसे पहली चीज़ है, सारी सीड्स में एक कॉमन चीज़ है जो फाइबर है। ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्रेकफास्ट में डालना लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपने ओट मील में डाल लें, आप अपने शेक में डाल लें, स्मूथी में डाल लें, सिंपल पानी में डाल के पी लें। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की भी कुछ मकदार पाई जाती है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं इनमें। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो ये इसको जाके सॉर्ट आउट करते हैं। आपने देखा होगा आर्थराइटिस के पेशेंट्स वगैरह अक्सर फ़िश ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी बीमारी हो उसका स्टार्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन से होता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन। तो ये आपको जाके इंटरनली इस तरह सूद करते हैं कि वो उस इन्फ्लेमेशन में कमी का बाइस बनते हैं। तो जहाँ तक रही गैस्ट्रिक इश्यूज़ की बात, तो सीड्स आप पानी पीते हैं ना, वाटर बॉटल्स तो होती हैं हर किसी के पास, उसमें आप 1 टेबल स्पून डाल लें, सीड डाल लें, पी लें। हाँ, पूरा दिन आप पीते रहें। अगर आप 25 ग्राम्स मैंने आपको बताया कि फाइबर रिक्वायरमेंट है, 1 टेबल स्पून से आप 6 से 7 ग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो अगर 6 से 7 यहीं से पूरा हो गया, बाकी आप थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं उससे भी अपना पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सनफ्लावर जो आजकल सीड्स हैं उसका भी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि वो भी खाएं, वो भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो किस तरह अच्छे हैं और किन लोगों के लिए वो अच्छे हैं? कि सारे खा सकते हैं? सारे खा सकते हैं, बिल्कुल, बड़ा छोटा। बल्कि मैंने आपको जिस तरह इन्फ्लेमेशन का बताया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गया, इन सब में ये सीड्स इफेक्टिव होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बल्कि जिन लोगों का बढ़ा होता है उनको तो स्पेशली कहा जाता है कि आप ये सीड्स इस्तेमाल करें। सॉल्युबल फाइबर है इसमें। सॉल्युबल फाइबर आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, उसको कम करता है, उसकी रेशो को बैलेंस आउट करता है। तो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइबर ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले, गैस्ट्रिक इश्यूज़, इसके अलावा हज़ारों और मसले हैं। फ़ाइबर की अच्छी बात ये है कि ये आपको तो कोई एक्स्ट्रा वो भी नहीं दे रहा कि आप खुदा ना खास्ता इसको इस्तेमाल करने से आप शेप में नहीं रहेंगे, आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। इसके फ़ायदे ही हैं ज़्यादातर। तो आप चाहे सनफ्लावर सीड्स हैं, चाहे बेसल हैं, चाहे शिया सीड्स हैं, ये फैमिली एक ही हुए, इनके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट हैं सिमिलर हैं। जिस तरह के ओमेगा 3, ओमेगा 6 किसी में वेरी कर जाता है कि फ़ाइबर की रिक्वायरमेंट किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, फ्लेक्स सीड्स में सबसे ज़्यादा है, बाकी वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन फैमिली एक ही। मतलब ये सब ही इसका इंटेक कर सकते हैं? कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इन सीड्स को तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतरीन इसका क्या टाइमिंग क्या होती है कि हम लोग नट्स का इस्तेमाल करें या सीड्स का इस्तेमाल करें? अच्छा, आप सीरियल्स में डालें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि मॉर्निंग में यूज़ की जाती है। सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है फाइबर को यूज़ करने का, आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल पूरे दिन में, जैसे मैंने कहा वाटर बॉटल में आपने डाला हुआ है, तो पूरा दिन उसका इस्तेमाल कर लें। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फाइबर भी अगर आप एक साथ ले लेना तो थोड़ा हो जाता है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग वगैरह इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो एक साथ 25 से 30 ग्राम फाइबर पे जंप करने से अच्छा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी डाइट में डालें। ठीक है जी, ओवरऑल हमने डाइट का बात की है और ख़ास तौर पर अगर आप सीड्स और नट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो कि हॉस्टलाइट्स हैं, बच्चे या बच्चियां, उनकी डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी जो सेहत है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस पर बात करने के लिए हमारा मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थी। हमारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अब कुछ लाहौर की ख़बरों के
हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि हमारा काम है कि लाहौर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या काम चल रहा है, उसके बारे में आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो जनाब, लाहौर शहर की सफाई के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली की तैयारियां की जा रही हैं, और जहां पहले सफाई सिर्फ दिन के औकात में होती थी, अब पंजाब हुकूमत ने सफाई का जो अमल है वो रात के औकात में भी जारी रखने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने ये हिदायत दी है कि शाम के औकात में मैनुअल जो सफाई के लिए एक जामिया प्लान तैयार किया जाए, और इस मंसूबे के तहत लाहौर की 400 से ज़ायद मार्केट्स, 100 हस्पतालों, प्लाज़ों और मुख्तलिफ़ बाज़ारों में शाम के औकात में सफाई की जाएगी, ताकि शहर को दिन और रात दोनों में साफ़ सुथरा रखा जाए। तो ये सारा मामला है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इस मंसूबे में ख़ास तौर पर वेस्ट बिन्स हैं, मिनी डंपर्स हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग मशीनरी की ख़रीदारी भी की जाएगी, जिससे सफाई का जो अमल है वो मज़ीद मौसर हो जाएगा। तो ये मामला है कि जनाब अब लाहौर को रात के वक्त भी खूबसूरत सफाई सुथराई के हवाले से मामला जो उसको बेहतर किया जाएगा, ये प्लान, जामे प्लान तैयार किया जा रहा है। एक और मामला है, आज सुबह जिस तरह हमने मौसम के हवाले से बात की है, तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ख़ास तौर पर शहर लाहौर का, वो 216 है, मतलब वो मुज़र सेहत है हमारे लिए। तो ये जैसे ही दिन आगे बढ़ते जाएंगे, सर्दियाँ आती जाएंगी, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज़्यादा कह लें कि बढ़ता जाएगा। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि आलूदगी को किस तरह उसके ऊपर काबू पाना है, और कुछ कैंप्स भी लगाए गए हैं, और उसमें कैसे काम किया जा रहा है, वो क्या सही है और सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे, उसकी निशानदेही करने के लिए हमने आज बुलाया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इमरान अकबर साहब, मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप क्योंकि ईयर एंड आइज़ हैं, जिस तरह हम बात करते हैं कि आप हमें बताते हैं, फिर हम सारे मिल के जो है ना अपने ऑडियंस तक वो चीज़ें पहुँचाते हैं कि क्या क्या इशूज़ हमारे लाहौर शहर में चल रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं फ़ज़ाई आलूदगी से शुरू करने वाली हूँ कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है हमारे लिए। तो पंजाब हुकूमत ने क्या इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से? मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। मॉर्निंग शो है तो इसमें बाकायदा तौर पर जो सुबह के हालात होते हैं वही हम बताते हैं, और जो पूरा हफ्ता एक सिलसिला चलता है उसके हवाले से भी बातचीत होती है। मगर जो बात जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जो है दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजर रही हैं, तो जैसे जैसे अब नवंबर आ रहा है और अक्टूबर जा रहा है, तो इस दरमियान में जो है जो हमारा AQI है, जो स्मोक एलिमेंट बनता है, वो ना अब बढ़ता जा रहा है। अब 200 से तजावुज़ कर गया है, तो जो एक इक़दामात करने चाहिए थे, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं, जो है वो इस वक्त हुकूमत की तरफ से, वो अभी कोशिशें जो हैं वो सामने आ तो रही हैं, मगर वैसे नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। क्या है उन कोशिशों में, क्या क्या चीज़ें? आपके सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके बंद रोड की तरफ जो है वो तमाम जितना लाहौर की सराउंडिंग है, वहाँ पे जो है निजी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। हाँ जी, जो रात को जो है बहुत तेज़ी से काम करती हैं, और 12 से 14 घंटे ये जो है काम हो रहा है वहाँ पे। और रात के औकात में अगर हम रिंग रोड की तरफ, बंद रोड की तरफ जाएं, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करके मतलब रात के वक्त प्रोडक्शन हो रही होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें कामकाज हो रहा होता है, वहाँ पर धुआं नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये अब छापे मारते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, बंद करते हैं, इसके बावजूद, बंद करने के बावजूद अंदर जो है वो काम हो रहा होता है, क्योंकि मजदूर तो अंदर है, लेबर तो अंदर है, छापे मारने के बावजूद भी वो काम चल रहा होता है। देखें, जो एनिमेशन जो इनका सिस्टम है वो है ही नहीं अंदर, जो कंट्रोल सिस्टम है, जिससे ये कह रहे थे कि धुआं नहीं आएगा बाहर, जिसके लिए तमाम तर जो है इस वक्त इंतज़ामिया जो है सरतोड़ कोशिशें कर रही है, मगर वो सिस्टम ही इतना महंगा है कि हर फैक्ट्री मालिक कहता है कि इसको किस तरह से लगाएं, कितना महंगा सिस्टम लगाकर, फिर यहाँ तो फिर आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ फिर आप ना ये मशीन सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। अब रात को भी सफाई का अमल जो है उसको शुरू किया जा रहा है, तो ये जो रात के वक्त सफाई का अमल करने का फैसला किया गया है, क्यों किया गया है? कि सुबह के वक्त जो सफाई हो रही थी वो काफ़ी नहीं थी, या सही नहीं हो रही थी कि अब रात को भी सफाई करनी है? मैं बड़ा खुले दिल से ये बात करता हूँ, चले कोई ईद दिन दिहाड़ आ गया तो आप कर लें, हाँ। वैसे तो मौजू नहीं बनता रात की सफाई का। मैं वही तो कह रही हूँ कि सुबह वाली सफाई काफी नहीं थी कि रात को भी करने लगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, कूड़ा लिटरिंग होना भी ना जो है ना, वो शहर का थोड़ा बहुत हुस्न होता है।
अच्छा, मैं ये कहता हूँ घर में सुबह के टाइम अगर आपकी सफाई हो रही है तो आफ्टर मगरिब क्या आपको सफाई करनी चाहिए दोबारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर आपके घर में एक दफ़ा सफाई हो गई है तो आप अपनी मेड को खामखाई तंग करते रहेंगे। अब फिर हमारा रात के टाइम, हालांकि आप तो कहते सोने का टाइम है, अब देखिए ये ना एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। अब इसमें वसाइल चाहिए। सुबह के 3000 भर्तियां भी तो कर रहे हैं मुलाजिमीन की, देखिए उसके बगैर तो काम ही नहीं हो तो सकता। वो तो बोझ नहीं पड़ेगा, उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता, फंड्स नहीं बढ़ेंगे। देखें निभा, इस वक्त आउटसोर्सिंग का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि आउटसोर्सिंग जल्द से जल्द हो जाए और पूरा पंजाब जो है मुझे लाहौर जैसा नज़र आए। अच्छा, अब लाहौर एक मॉडल शहर है, बाकी पंजाब के जो लोग हैं, बाकी पंजाब के जो MP MNs हैं वो आकर बताते हैं कि जी हमारे शहर में भी, हमारी तहसीलों में भी लाहौर जैसी सफाई होनी चाहिए। सॉरी, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके पंजाब शहर को लाहौर को देखते हैं, लाहौर में सफाई जब देखते हैं तो वो भी परेशान होते हैं। अब सुबह के टाइम तो सफाई हो रही है, आपका लाहौर चमकता दमकता नज़र आता है। अब उसके बाद आप 4 बजे के बाद जब मार्केट्स में लोग आते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पे आदतन आप किस किस को समझाएंगे, किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं? ये तो हमारा अपना काम है जो वहाँ पे आ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं दुकानदार, कि वो खुद ही सफाई कर दें। थोड़ा सा जापान की रोज़ाना जो है सोशल मीडिया पे जाकर कुछ ना कुछ देख लिया करें कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत जो है। ये देखिए, अगर आप 3000 वर्कर भर्ती करेंगे, अगर आप मशीनरी लेकर आएंगे तो इसका इजाफी बोझ और ज़्यादा पड़ेगा पंजाब हुकूमत पे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि LWMC के पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो पंजाब हुकूमत गिफ्ट करती है उनको। ये अब देखिए ये चीज़ें जो हैं, अगर आप मार्केटों में 400 से ज़ायद जो है मार्केट्स हैं, 100 अस्पताल हैं, निजी और सरकारी अस्पताल अगर पूरे शहर लाहौर के देखें तो 100 से 1000 से ज़्यादा बन जाते हैं, 1000 से ज़्यादा बन जाते हैं छोटे बड़े अस्पताल। उसके बाद मार्केट्स हैं, प्लाजाज हैं, ये वो अहम जगह हैं जहाँ पे लोगों का रुख होता है। इसके बाद जो आपकी सैरगाहें हैं वहाँ, उसके बाहर भी आपने देखना है लेटरिंग हर जगह पे होनी है। किसी ने कुछ खाया उसे नीचे फेंक दिया, किसी ने कुछ। अब वो लेटरिंग के लिए 3000 बंदा जो है इन बाजारों के लिए रखा जाएगा, बंदा है, फिर मशीनरी भी उन्होंने नई खरीदारी करनी है उसकी। अब देखिए शाम के औकात में सफाई जो है, अगर वहाँ पे मैनुअल सफाई करेंगे तो स्मोक का बाइस बनेगी। एक तरफ आप कहते हैं मार्केट्स बंद करें 10 बजे, एक तरफ आप कहते हैं जी जो खाने पीने की जगह है उनको बंद करें ताकि रश ना लगे, ठीक है। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं फूड पॉइंट्स बंद करें, एक तरफ आप कहते हैं बाजार बंद करें, मार्केट्स बंद करें, तो फिर तो सारा तो सिस्टम इस पे चला जाएगा। अब इन 3 माह में सारे चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं, मगर ये देखना चाहिए कि अगर आप भर्ती करने लगे हैं, अगर आप चमकता दमकता लाहौर शहर देखना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि ग्वाल मंडी जो है बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, बेडन रोड बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। तो यहाँ पे आप सुबह के औकात में तो सफाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पर लोग जो हैं वो इसके आदी नहीं है। वो देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है शहर लाहौर में, रात के टाइम सफाई हो रही है। अब वहाँ पे मैनुअल स्वीपिंग जो होगी वो भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी। फुटस्टेप्स वहाँ पे बहुत है ना, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है, ये इसके लिए फैसला हो चुका है। इसकी भी जो अप्रूवल है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद वज़ीर आला पंजाब को बताया जाएगा अगली मीटिंग में। ये पिछले मंडे को फैसला किया गया था, अब 8 दिन गुजर गए हैं, इसी हफ्ते इसका फैसला हो जाएगा। मगर इस वक्त शहर लाहौर जो है सफाई के हिसाब से देखा जाए तो जो इसका अर्बन एरियाज़ हैं उसको क्लियरेंस है, मगर इसके जो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे DC लाहौर आपको पता है रोज़ाना जाते हैं, COLWMC रोज़ाना नज़र आ रहे होते हैं, रोज़ाना हम दिखा रहे होते हैं। अब सफाई सुथराई को जिस तरह से हम चाहते हैं ना शहर लाहौर की सफाई हो जाए, वो तो वैसा मुमकिन नहीं है कि जीरो वेस्ट जो है वो आपको ईद के दिनों में ही नजर आता है। इतना बनाया जा रहा है, हिकमत अमली बनाई जा रही है, तो फिर इसका क्या फायदा होगा? देखिए आउटसोर्सिंग फायदा होएगा फिर नुकसान होगा। देखिए अभी तो आउटसोर्सिंग जब होगी ना तो फिर CM कहेंगी कि मैंने शेहूपुर अगर फ़र्ज़ करें जाना है, तो उसके ऊपर फिर वो देखेंगी कि इस पे यहाँ पे इनिशियल बुनियादों पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि शुरू में आपको पता है जब LWMC 2012 में सामने इनका एग्रीमेंट हुआ तो उसमें भी जो है डोर टू डोर था। अभी हमारे लाहौर में डोर टू डोर नहीं शुरू हो सका। डोर टू डोर के लिए आपको वसाइल चाहिए, 20 से 25 हज़ार लोग चाहिए, वर्कर्स चाहिए डोर टू डोर। आपके घर से नॉक करे, आपका वो आकर बिन्स को ले और अपना उसको ना पिक कर ले। मगर अभी जो है डोर टू डोर नहीं शुरू हुआ हुआ कुछ भी। अभी साइंटिफिक बुनियादों पे जो सामा एक्ट था 2012 में, उसकी बुनियाद तो यही थी कि डोर टू डोर एक्टिविटी होगी। मगर ये सफाई कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। सफाई के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक्स हैं चीज़ें, क्योंकि लाहौर शहर जो है वो बड़ा होता जा रहा है। आपकी
500 600 700 से ज़्यादा तो सोसाइटीज़ हैं लेकिन जिनका अगर सफाई हो भी जाएगी रात के वक्त तो मेरे ख्याल से बेहतर ही है ना, सुबह हमें खूबसूरत नजर आएगा लाहौर अपना। नहीं, रात के वक्त होगी तो सुबह फिर सफाई होनी है ना, मसला तो ये है ना। मैंने आपको कहा कि आप घर के मेड को सुबह सफाई के लिए बुलाते हैं तो क्या रात को भी बुलाते हैं आप? हाँ, कोई मेहमान दिन दहाड़ आ जाए तो आप इतना अपने साथ बुला लेते हैं कि जी अब थोड़ा सा होना है। तो ये तो एक रूटीन चल रही है। देखिए आप रात को असर के बाद सफाई शुरू करेंगे, अच्छा मगरिब के बाद, तो रात को के बाद आप सफाई शुरू फर्ज करें आप सफाई शुरू करते हैं इन मार्केट्स वगैरह में तो सुबह 2:30 बजे आपकी फिर सफाई शुरू हो जाती है, फजर के फौरी बाद तो तमाम कोई फायदा ही नहीं होगा फिर। बस ये होगा कि आपकी मार्केट्स जो हैं वहाँ पे जो बिन्स होंगी वो आपको खाली नजर आएंगी। अच्छा है ये बाहर के, अगर देखा जाए मिसाल देते हैं हम तो बाहर में भी ऐसा ही है, मगर वहाँ पे ये वहाँ पे लोग खुद भी इसमें हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी जो है वो 7-8 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है। अभी शहर लाहौर में स्मोक का चैलेंज है और साथ ये भी है, और वज़ीरा पंजाब जो है स्मोक के हवाले से बहुत एक्टिव है और सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो देखते हैं कि ये गुमगू का शिकार है ये सिचुएशन। तो जब दोबारा से इसका इजलास होगा और मीटिंग होगी और उसमें क्या इसके बारे में फैसला किया जाएगा उसका वेट कर लेते हैं। हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। शहर लाहौर के हवाले से कुछ खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज 14 अक्टूबर बरोज़ पीर को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जिसको कहा जाता है पहले ही कह चुका है कि तारीख में मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था और जिसके बाद तारीख में मज़ीद तोसी कर दी गई थी। 14 अक्टूबर तक की तारीख दे दी गई थी जो कि आज आखिरी दिन है। अब FBR को रवा माली साल की पहली समाही में दरपेश 90 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के 22 मज़ीद टैक्स इक़दामात का इम्कान है। अब इस मुतवक्के मैंने बजट के तहत 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इक़दामात की तजवीज़ ज़ेरे गौर भी है। हम फाइलर बनने से क्यों घबराते हैं और नॉन फाइलर मुस्तकबिल में किन किन मुश्किलात का या मसाइल का शिकार होने जा रहे हैं, इस पर हमने इन डिटेल में गुफ्तगू करनी है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शफकत महमूद चौहान साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं और साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। चौहान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। और उसके साथ साथ फरहान शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आज फॉर्मर वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के और उसके बाद सिटिंग मेंबर पंजाब बार काउंसिल के भी जिम्मेदारी संभाली भी उन्होंने। फरहान साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। तो इन दोनों से आज हमने टैक्स के हवाले से बात करनी है और टैक्स एक्सपर्ट्स भी हैं। तो चौहान साहब आप ही से स्टार्ट करूँगी। फाइलर नॉन फाइलर ये हम लोग जो एक टर्म है ये सुनते रहते हैं, आए रोज़ कहा जाता है जी फाइलर बन जाएं, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लोग घबराते क्यों हैं एक तो फाइलर बनने में, और अगर आप फाइलर नहीं बन रहे हैं तो उसका नुकसान क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो आज से जो टैक्स पेयर के हवाले से जो चीज़ें चलती आ रही थी, शुरू से ही यही होता था कि लोगों को बड़े मसाइल होते थे। जो रिटर्न फाइल करता था या जो उनके नेट में आ जाता था तो उसको स्क्वीज़ करते थे, उसका ही कैलकुलेट करते थे, उसको ही देखते थे और वहाँ से इजी मनी कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। अब ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम उठाया है कि हर शख्स जो है उस पर टैक्स तो हम दे रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट वो सिर्फ इतना है कि जो ऐसे है कि आपके जो एक बेसिक तो ये है कि आपकी जो कैपेसिटी है टैक्स पे करने की आपकी इनकम के हवाले से, तो वो जो होगा वो टैक्स ही बेसिक होता है। जबकि अदरवाइज़ जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे देते हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे देते हो, गैस बिल्स पे देते हो, नंबर ऑफ़ अदर यूटिलिटीज़ हैं जिन पे आप इनकम टैक्स की, आप कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदते हो तो उस पर इनकम टैक्स की माद में बहुत से पैसे दे रहे हो, तो वो भी इनफैक्ट तो आपका टैक्स जा रहा है। तो चूँकि टैक्स ऑफिशियल्स का जो रवैया था, अंदाज़ था, तरीका था, उस वजह से भी लोग किसी ना किसी A, B, C, D तरीके से इसको अवॉइड करते थे। अच्छा। लेकिन अब ये है
कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो कहा है कि आप अगर आज का दिन, जैसे आपने अभी फरमाया कि आज का दिन लास्ट डेट है, और अगर आज लास्ट डेट ख़त्म होगी तो फिर आपके साथ क्या होगा। उसमें ये है कि सिवाय इसके कि आप स्टूडेंट हैं या उम्रे के लिए आपने हज के लिए जाना है, उसके अलावा कोई भी शख्स बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेगा। वो बाहर ही नहीं जा सकता? नहीं जा सकता जब तक वो फाइलर नहीं है। अब एक और टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, लेट फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। ठीक है। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके लिए 3 टर्म्स में आप देखा जाएगा। अगर तो आप पहले रिटर्न आपने फाइल की हुई है, आप फाइलर हो, तो आपको 3% टैक्स लगेगा आप उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, और उसका रेट अकॉर्डिंगली। अगर अब आपने रिटर्न फाइल कर दी, चूंकि ट्रांजैक्शन है, तो यू विल बी कंसिडर लेट फाइलर, तो आपका 6% है। अच्छा। उसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हो तो 12% है। तो ये टैक्स आपको देना होगा। तो इसके अलावा आपकी यूटिलिटीज़ जो हैं, आपके नाम पे गैस के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी, जो अभी तक जो थ्रेट दिया जा रहा है। अब खुदा जाने ये किस हद तक ये करेंगे या नहीं करेंगे, कितने कामयाब होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड्स विद रेफरेंस टू दी टाइम बताएगा कि अल्टीमेटली क्या होगा। लेकिन बात यह है कि जो अभी तक गवर्नमेंट ने थ्रेट दिया है वो यही है। इस हवाले से हमें इन चीज़ों में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स जिसकी कहीं ना कहीं जिस तरह रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, आपके नाम की प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, बैंक अकाउंट है, आप बैंक अकाउंट भी वो आपका प्रॉब्लम होगा, तो मैं समझता हूँ कि फाइल रिटर्न करनी चाहिए, कर लेना चाहिए, फाइलर बन जाना चाहिए। तो फरहान साहब, चौहान साहब ने बता दिया कि क्या क्या थ्रेट्स दिए जा रहे हैं लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप फाइलर नहीं बनते हैं। ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। सबसे बड़ी कि आप कहीं बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन लोग घबराते क्यों हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग फाइलर बनने में घबराते क्यों हैं, अपने एसेट छुपाते क्यों, अपनी प्रॉपर्टी छुपाते क्यों। आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, तो क्या वजह लेकर आते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो टैक्स है वो एक पब्लिक मनी है जी, और ये हमारे मुल्क को चलाने के लिए एक ज़रिया आमदन है। ठीक है। उसका हमारे इन मुल्क के अकाबरीन, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे सिविलियन और अदर इदारे हैं, उनका और इनका ट्रस्ट डेफिसिट है। इनको टैक्स पेयर को ये कतई तौर पे यकीन नहीं कि मेरे जो टैक्स का पैसा है वो मेरे लिए, मेरी वेलफेयर, मेरी एजुकेशन, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरे फैमिली की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे हर शख्स किसी न किसी मद में, किसी न किसी हेड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब हम देखते हैं अशराफिया, हमारे इदारों के अखराजात, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के, उनके बैरून मुल्क इलाज और उनके ये अखराजात और ये तमाम चीज़ों के बाद जब हम इस नौयत पे आते हैं, तो पिछले 22 साल से 2002 से आज 24 आ गया है, मैंने कभी भी इन टाइम लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए नहीं देखा। अच्छा। बल्कि उसकी वजह ये भी होती है कि FBR का महकमा वो उन्हीं लोगों को, जैसे चौहान साहब ने भी कहा, कि पंच करता है, स्क्वीज़ करता है जो टैक्स फाइलर हैं। दे आर एंजॉइंग हु आर नॉट फाइलर द टैक्स रिटर्न्स। पूरे मुल्क में इस वक्त अगर 25 करोड़ आवाम है, 12 करोड़ मेच्योर पर्सन हैं, उनमें से सिर्फ 5 मिलियन टैक्स फाइलर्स हैं। वो भी अगर आप तादाद निकालें तो हाफ 50% नॉन फाइलर्स की है, लेट फाइलर्स की है, नील फाइलर्स की है। हमारी चंद 100 कंपनियां जो मल्टी नेशनल है वो टैक्स पे कर रही हैं, उनके बिहाफ पे भी ज्यादा लोग वो हैं जो कि नौकरी पेशा सैलरीड पर्सन हैं, विद होल्डिंग के मद में आता है। तो इसी तरह FBR को तो बल्कि लास्ट चेयरमैन ने कहा कि FBR के एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे दी जाए, तो शायद ज़्यादा लोग टैक्स फाइलर की तरफ आ जाए। तो हमारे इदारों पे एतमाद जब तक लोगों का नहीं बढ़ेगा और बहाल होगा। हमारा शॉर्टफॉल है 90 अरब का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू जो इन्होंने जनरेट करना था, उसमें शॉर्टफॉल है और मिनी बजट आने का भी खतरा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन शॉर्टफॉल आपके टारगेट में से है, टारगेट का अप्रोप्रिएट एक्सपेंस नहीं है। आधे से ज़्यादा हमारी रिसीट्स हमारे लोन पे बैक करने में जा रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स में जा रहे हैं। हमारे लिए फ्यूचर पॉलिसीज़ नहीं हैं। कम अज़ कम आवाम को ये शऊर, ये एतमाद दिलाया जाए, आगाही दी जाए कि आपका टैक्स का ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। आवाम इसलिए नहीं इसमें आना चाहती है क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका जो टैक्स जाएगा उसका पैसा, उसका आउटकम क्या है। जी बिल्कुल। इन फ्यूचर उन्हें उस हवाले से क्या सहूलियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं घबराते हैं कि वो टैक्स ना ही
ही दे तो ज़्यादा बेहतर। उनका घबराना एक लिहाज से ठीक भी है, जब आप ऑडिट, पेनल्टी और तमाम सज़ाएं सिर्फ टैक्स फाइलर के लिए रख रहे हैं। आपने नॉन फाइलर के लिए बात की कि ये चंद आप जो पेनल्टीज प्रपोज कर रहे हैं, लास्ट टाइम में इन्होंने सिम बंद की थी, तो वो चंद दिनों के बाद जब बहाल हो जानी है तो फिर आपके ऊपर कौन सा थ्रेट रह गया? ये जो 15 थ्रेट हैं, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वाले कितने लोग हैं? 1%, 2%, गाड़ियों वाले 2% लोग होंगे। तो आपके यूटिलिटी कनेक्शंस और अदर थ्रेट्स को अगर उसने फिर रिटर्न फाइल करके ही फाइलर बन जाना है, तो ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ प्रॉपर्टी परचेजर्स के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए रह गया। तो इसलिए लेट फाइलर और नॉन फाइलर की टर्म दुनिया में कहीं नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए। हमने निकाल लिया। हम तो दुनिया का वो काम करते हैं ना जो दुनिया में कहीं नहीं होता, कि अगर हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा अदालतों में तो जजेस की तादाद बढ़ा दें, अगर हम FBR में काम नहीं कर रहे तो इदारे के एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़ा दें, यहाँ पे अगर हमें रसीट ज़्यादा नहीं हो रही तो लोन ले लें। हम हर वो उल्टा काम करते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं किया जाता। हम नई इन्वेंशंस लेकर आते हैं ना, यू कैन कॉल एज इन्वेंशन। तो चौहान साहब, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्यों लोग घबराते हैं? आपके मुशाहिदे में क्या क्या चीज़ें आती है कि लोग क्या बताते हैं आके, इस वजह से हम लोग फाइलर नहीं बनना चाहते हैं? देखिए जी, एक बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि अभी वो छोटी सी बात हो रही थी कि इतना डेफिसिट है, ये टारगेट डेफिसिट है। जी जी बिल्कुल। इन्होंने घर बैठ के सोच लिया हमें इतने अरब रुपया चाहिए, ये सोच लिया, अब लोगों पे इम्पोज कर दिया। अब देखें, आपकी पॉलिसी कोई नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी कोई नहीं है, वर्किंग ऐसी कोई नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करो ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के वसाइल बढ़े। जब लोगों के वसाइल बढ़ेंगे तो पैसा देने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, खुशी से लोग देंगे टैक्स। अभी आपकी सोसाइटी में यहाँ से बाहर निकलें, आप 200 बंदे को खड़ा करके पूछें, आपको 2%, 3% लोग मिलेंगे जो थोड़े से खुशहाल हैं, बाकी सब रोते हुए आपको मिलेंगे। ये इसलिए नहीं कि उनके वसाइल है रो रहे, चौहान साहब वो मिलेंगे आपको जो कि अशराफिया में गरीब आदमी कोई भी खुशहाल नहीं है, बहुत लिमिटेड। तो इसलिए पहली बात यह है कि आप हर शख्स पे इम्पोज कर रहे हो अपने टारगेट्स फॉर नथिंग डन बाय यू। अब एक तो बात यह है, दूसरी अभी जो बात आपने की कि लोग डरते क्यों हैं। आपका जो बहू है, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो वर्किंग करने वाला है, हमारे पाकिस्तान में क्या है कि किसी की अगर रिटर्न आती है तो वो जो ऑफिसर है वो कहता है अच्छा जी ये पैसे ये अमाउंट, तो वो 100 बनता है, तो आपसे क्यों ना 150 रुपया टैक्स लिया जाए। वो ऐसे आपको आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। पूरी दुनिया में चले जाए, वो आपको बुलाते हैं, कहते हैं आपका ये 100 बनता है। ये पॉलिसी आपको फेवर कर सकती है, अगर आप 60 दे दो ना, 50 दे दो, 55 दे दो, ऑल राइट, आपका अकाउंट सेटिस्फाई कर लें। वो लोगों को फ्रेंडली बनाते हैं, लोगों को वेलकम करते हैं, और जो शख्स उनके नेट में आता है उसको मैक्सिमम फेवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आइंदा फ्रेंडली आगे हमारे यहाँ पे जो नेटवर्क में आता है उसको मैक्सिमम स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, और फिर इतनी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं कि कई और रास्ते निकलते हैं। और यही वजह है कि एक बंदा 100 रुपया टैक्स नहीं देता, 1000 टैक्स वाले को देने को तैयार है। इनका बस फिर मतलब आम आदमी पर ही क्यों चलता है, शाफिया पे क्यों नहीं चलता? जितने बड़े जाइंट्स हैं वो तो टैक्स नेटवर्क में नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे मुल्क में सबसे बड़ी एक बदबख्ती ये है कि जो टैक्स लॉज बनाते हैं, जो जितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे शराफिया ही हैं। ठीक है। और यहाँ आपको कोई स्टूडेंट लीडर आगे जाता नज़र आया, कोई ऐसा लीडर बनता नज़र आया जिसके गरीब हो, लेकिन वो भुट्टो दौर में जैसे कि लोग आए थे वो कम अज़ कम उसमें करे, वो ऐसा कोई शख्स नहीं है। तो ये शराफिया ही है जिनके अपने एजेंडे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके जितने भी हायर लेवल पे, मैं अब नाम भी ले लेता हूँ, जजेस जर्नल्स हैं, कौन टैक्स देता है? उनकी अपनी प्रॉपर्टीज कहीं हैं, कहाँ हैं? आप कहते हैं जजेस और जर्नल नहीं देते, वो कितनी, वो सैलरी के वाले से ज़्यादा कैलकुलेट करें ना, किन किन के कहाँ कहाँ वसाइल हैं, जजेस के और जर्नल्स के कहाँ कहाँ वसाइल बाहर थे, जिन लोगों के थे वो कैसे पूछा, ब्यूरोक्रेट्स के कहाँ पूछा। तो ये वो क्लास है जिनके अपने वसाइल मुल्कों के हर जगह पे हैं और वो डिक्लेयर्ड नहीं है, वो ABCD के रेफरेंस से हैं। अब तो खैर आप लोगों ने नैब में भी चेंजेस कर दी, जैसे मर्जी एंजॉय करें। तो ये नंबर ऑफ़ इशूज़ हैं। अशराफिया ही लॉज बनाती है, अशराफिया ही सब कुछ करती है, और वो अशराफिया अपने पे क्यों लागू करेगी? तो हालात ऐसे ही हैं, उनको सारी वो चोरी करने के भी अंदाज़ पता है, तरीके से लेकर भी पता है। आपका आम शहरी ही पिस रहा है, और आम शहरी की पुरसाने हाल नहीं है कोई।
कोई हाल नहीं है उसका। तो इसलिए टैक्स नेट में ख़ास तौर पर उन सब लोगों को लेकर आना जो कि कह लें कि डिज़र्व करते हैं, उनको उनसे भी टैक्स निकलवाना, उनसे भी पैसे निकलवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं फरहान साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम जब ख़ास तौर पर टैक्स जिन्होंने रिटर्न फाइल करना होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वकीलों के पास भागना पड़ता है। क्या हम खुद टैक्स फाइल कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं? उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है? जी बिल्कुल, हर एक शख्स जो आम अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जानता हो वो फाइलिंग करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें क्योंकि कानूनी लीगल हिचेज होती हैं कि अगर मैं एक सोर्स ऑफ इनकम से हूँ, 2 सोर्स ऑफ इनकम है, 3 है, 4 हैं या ज़्यादा हैं, हाँ। उस सूरत में मैंने वेल्थ स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल करनी है, मैंने अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, अच्छा। और इसके मुझे आफ्टर इफ़ेक्ट्स, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर मैं गलत फ़ाइल करूँगा तो मुझे पेनल्टीज़ क्या हैं। इसलिए किसी कंसल्टेंट से मशवरा करना कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं अच्छा। है। लेकिन अगर FBI यही शऊर खुद इनको मीडिया में दे, खुद इनके शॉर्ट क्लिप्स दे, खुद इनका कोई ऐसा मवाद मौजूद हो, अगर आप FBI के ऑफिस चले जाएं तो बिलीव करें कि बाहर से गार्ड आपको अंदर जाने नहीं देगा। अच्छा। तो अंदर जाने तक उसको इतने लोग रास्ते में मिल जाएंगे कि वो सोचेगा कि मैं इस महकमे में आने की मैंने गलती क्यों की। डरते हुए वहाँ पे एंट्री नहीं है। तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है। किस चीज़ की डर उन्हें यही है कि मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा तो मुझे पहले से सवाल पूछ लिया जाएगा। अच्छा। और मैं जो तमाम आज तक मैंने चाहे अपनी सोर्स सेविंग से काम किया हुआ है, तो वो मेरे से तमाम वो सोर्सेज, तमाम सवालात, ऐसे लोग हैं जो बाहर से कमा के आए, जिन्होंने यहाँ पे मेहनत मजदूरी से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, लेकिन महकमा उनको उन कानूनी हिचेस की वजह से ऐसा दबोचता है कि वो लोग दोबारा तौबा कर लेते हैं कि पाकिस्तान में हमने ना टैक्स फाइलिंग करनी है, ना रहना है, बल्कि यहाँ तक कि अब करीम आपको छोड़ के बाहर जा रही है। ये सोचते हुए कि मैंने यहाँ पे तालीम ली, मैंने यहाँ पे एजुकेशन की, मुझे सहूलतें मुझे नहीं मिल रही, मेरे आने वाली नस्ल को फ्यूचर में कहाँ से मिलेगा। तो ये सोचते हुए हर शख्स के पास जहन में एक डिसअपॉइंटमेंट है। आज आप किसी से भी वही सवाल करें कि फ्यूचर में आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे सकेगा कि मैंने तो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आइंदा आने वाली नस्ल के लिए मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। तो FBR के साथ भी यही सूरत हाल है। आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से चेयरमैन FBR और फाइनेंस मिनिस्टर को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप FBR के महकमे से हट के कोई एक अकाउंट खोल दें और लोगों को कहें इसमें आप टैक्स के पैसे जमा करा दें, तो वो करवा देंगे और आपसे 5 साल कोई ऑडिट, कोई पेनल्टी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास वो फाइलिंग में आता है तो अगले साल को उसी पॉलिसीज़ का नहीं पता, अगले साल उसको महकमा उसी वक्त वो ऑफिसर लेके बैठा हुआ है, मोबाइल अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं, मैं आपके मामलात को ऐसे देखूंगा, मैं आपके मामलात को ऐसे देखूंगा। तो जब तक आप अपने महकमे की इस्लाहात नहीं करेंगे, अपने महकमे की करप्शन, उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस और उसके ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी, कितने हर साल तो एमनेस्टी स्कीम्स भी लेकर आई जाती हैं, ढील भी दी जाती है, उसके बावजूद भी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। इसको ढील या एमनेस्टी नहीं कहा जाएगा, ये एमनेस्टी स्पेसिफिक लोगों के लिए हमेशा जो बिल्डर्स और डेवलपर्स आए, अच्छा। उनके लिए आपने कर दी। पहले आपने फॉरेन रेमिटेंस के लिए आपने एक सेक्शन मुतारफ़ करवा दिया, उसकी लिमिटेशन कर दी। आप पहले कानून में खुद सुकम छोड़ते हैं, उन्हें स्पेस देते हैं, एग्जम्पशंस के नाम पे देते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुख्तलिफ टैक्सेस के रेट करते हैं, फाइलिंग आपकी मुश्किल है। दुनिया में कई दहाइयों से टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, कई दहाइयों से टैक्स के रेट चेंज नहीं हुए। तो हमें ये नहीं पता कि मैंने यहाँ से निकल के बाहर जाना है तो नया मिनी बजट ना आ चुका हो। आप IMF के कहने पे, आप किसी और के कहने पे, जो वहाँ पे ख़ुद पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, वो नया SRO तो नहीं जारी करवा दिया। तो यहाँ ये सूरत हाल है कि एक अनसर्टेनिटी, ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ से मैंने शुरू किया वो आज तक मौजूद है। जिन लोगों का बिजनेस ज़्यादा हो जाता है, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि वो पार्लियामेंटेरियन का जो ना वो इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं MP और MA इसलिए बन जाऊं कि मेरे जो तमाम ब्लैक मनी है, मेरे जो तमाम सोर्सेज हैं वो वाइट हो जाए और वहाँ मुझे कोई पूछने के लिए ना मौजूद हो। उन स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए नए नए कानून मुतारफ़ करवाए जाते हैं। किसी इदारे का यहाँ पे ऑडिट मौजूद नहीं है। आप किसी इदारे का ऑडिट करके दिखा दें तो क्या ये ऑडिट, ये तमाम पेनल्टीज़, ये तमाम सज़ाएँ एक आम आदमी के लिए है, एक आम टैक्स पेयर के लिए है? तो
तो कानून को यकसा नहीं करेंगे, कानून को आप संजीदा नहीं ऐसे ही करेंगे, है, हाँ। तमाम के लिए एक नहीं करेंगे और इन्फोर्समेंट ये नहीं करेंगे, मामलात, हाँ, तो ये मामलात कभी सही भी नहीं दुरुस्त नहीं हो होंगे सकते। या और हम आखिरी बात आपके प्रोग्राम की तरक्की वसातत की से, तरफ गामजन नहीं हो सकते। आखिरी जी, छोटी जी। बात, मैं बल्कि एफबीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज डेट ना बढ़ाई जाए, ना तमाम बढ़ाई दो जाए, ना तौसी बढ़ाई ना की जाए, जाए। बिल्कुल नहीं। ओके। आप जब तक लोगों को ये अश्योर नहीं करेंगे कि विद इन टाइम अपनी कंप्लायंस करनी शुरू करें, अदरवाइज आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, तो लोग आपको भी नॉन सीरियस और अनईजी लेते लोग रहेंगे चिल बैठे और रहेंगे, लोग कोई आराम बात से नहीं, बैठे रहेंगे दोबारा कि डेट बढ़ कि जाएगी, पिछले हम 22 फिर साल से सोचेंगे यही थोड़ा रूटीन सा है। कि प्लीज करना है कि नहीं करना। तो चौहान साहब थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर हमने फाइल टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तो उसकी कितनी फ़ीस लगती है? लोग ये भी घबराते हैं, पता नहीं कितनी फ़ीस लगती होगी, तो हम खुद कर लें या ना कर लें? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो अभी बात हो रही थी कि आप कोई भी टैक्स पेयर खुद फाइल कर सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल कर सकता है। उसमें जैसे फरहान ने बताया, क्या क्या उसमें चीज़ें चाहिए होती हैं? उसमें आपके पास एक फॉर्म होता है, आप सिस्टम होता है, उसमें आप फीड करते जाएं तो आगे ऐड होता जाता है। अच्छा। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जिस शख्स ने खुद फाइल कर ली, हाँ। उसका कोई एक अगर हिंसा भी ऊपर नीचे हो गया तो कल को वो फिर कैलकुलेशन आए जी ये पैसे कहाँ से आए। एक बंदे ने से उसमें लिख दिया जी 5 लाख लिखा गया, गलती से लिखा गया, नहीं है। अच्छा। तो वो कल को कहता है जी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये अच्छा ये 5 लाख आपने लिखा तो था ना, अच्छा। ये कहाँ से आया था? तो मिस्टेक हो सकती जी, है। जी, जी। तो नंबर ऑफ इश्यूज ये ऐसे क्रिएट होते हैं, इसलिए हर कोई जो है वो किसी कंसल्टेंट के पास जाता है। ठीक है। अब इस दौर में कंसल्टेंट इतने ज़्यादा वो उस तरह की फीसेज नहीं लेते। बहुत से बरखुरदार हैं जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में अपने रिटर्न्स के लिए रखा हुआ है, आप उनके साथ बैठें, कैलकुलेट करके थोड़ी सी फ़ीस होती है, कोई 2000 4000 भी लेता है, 5000 भी लेता है, तो ये इस दौर में इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो सो आप जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अपने कंसल्टेंट के लिए जाना पड़ेगा, टीम के लिए जाना पड़ेगा। ये एक आम आदमी जो है तो वो किसी भी दोस्त को देखे, वो एडवोकेट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, कैलकुलेट करके आपकी रिटर्न भी फाइल कर देंगे, दे आर हेल्पिंग देम। और ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन बात फिर इतनी है कि जो मेरा सिस्टम है मुल्क का, जो उसकी एक अंदाज़ है, उसको जब तक आप एक तो परमानेंट होना चाहिए। ये जैसे बात फरहान ने की कि आप हर साल नहीं बल्कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई नई बात करते हैं। एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी, मैं आपके चैनल के वसातत से अर्ज़ करूँगा, उन्होंने कह दिया जी कि आप लेट फाइलर के तौर पे आप हो जाओगे। और अगर 2023 को जो रिटर्न पिछली फाइल हुई थी उस वक्त तो ये कानून था ही नहीं। तो आज आप कह रहे हो कि 2024 में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो फिर भी आप लेट फाइलर ही तस्वर होगे। मुझे पिछले कानून जो आज कानून आना है कल मुझे कैसे पता था? तो आप खुद ही ऐसे ऐसे कवानीन मुतारफ़ कराते हो जिनकी कानूनी गर्ज़ो गायत देखनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी बनेगी। तो ये चीज़ें ऐसी FBI ख़ुद कोई ना कोई अंदाज में डेवलप करता आगे अदालतों में केस आएँ, वहाँ फंस जाते हैं, फिर कहते हैं जी ये टैक्स के स्टे हो गया है, ये हो गया। तो ये अपनी जो कोई एक्टिविटी जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। FBI का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्रॉपर हर चीज़ को कैलकुलेट करके, पूरी दुनिया में ये होता है। आज 5 साल पॉलिसी आज वो डेवलप कर रहे, अगले 5 साल लॉज में कोई चेंज नहीं आती। और अगर 2 साल बाद आनी है, 3 साल बाद आज वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो हर घंटे के बाद कोई ना कोई पॉलिसी बदल जाती है। एक आया उसने कुछ कह दिया, दूसरा आया उसने कुछ कह दिया। चलें जी, ये था सारा मामला जनाब के इनकम टैक्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि आज आखिरी तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। और अगर आज आप वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखनी पड़ सकती हैं, जिसके ऊपर हमने इन डिटेल में गुफ्तगू की है। तो अगर आप फाइलर बन जाते हैं तब भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, और वो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर भी हमने बात की है। तो हमारे साथ शफकत महमूद चौहान साहब मौजूद है। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमें, आप यहाँ पर आए। और उसके साथ साथ फरहान शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। फरहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।